जी अस्सलाम वालेकुम। कैप 7 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 78। अभी तक के लेक्चर में हमने जो हैजिंग सीखी है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सीखी है, वो दो चीज़ों की हैजिंग सीखी। हमने एक कमोडिटी रेट रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क अभी नहीं सीखा। कमोडिटी रेट रिस्क में दो हैजिंग टेक्निक्स थी, एक फॉरवर्ड और एक फ्यूचर। एक्सचेंज रेट रिस्क में भी हमने हैजिंग टेक्निक सीखी, लेकिन उसमें 4 टेक्निक्स थी: फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, मनी मार्केट। फॉरवर्ड टेक्निक में हम बेसिकली करते ये हैं कि आज के दिन में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि फ्यूचर की डेट पे क्या रेट फाइनल होगा, और फॉरवर्ड में हमने ये सीखा कि ये परफेक्ट हैजिंग होती है। यानी परफेक्ट हैजिंग का मतलब कि एंड में जो हम आउटकम ऑफ द हैजिंग वाला टेबल बनाते हैं, उसमें इफेक्टिव रेट एग्रीड रेट के बराबर आता है। ऐसा ही है। फ्यूचर में हमने ये सीखा कि फ्यूचर और ऑप्शंस स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं, ये स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशन होती है, यानी इनकी जो क्वांटिटी है खास तौर पे वो स्टैंडर्डाइज होती है। फॉरवर्ड में आप पार्शियल क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में पार्शियल क्वांटिटी को ट्रेड नहीं कर सकते, आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो जब आप राउंड ऑफ करते हैं तो फिर आपका जो आउटकम ऑफ द हैज आता है वो परफेक्ट नहीं आता, बल्कि क्लोज टू परफेक्ट आता है। हम उसे कहते हैं इफेक्टिव तो है, परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं लेकिन इफेक्टिव जरूर है, एग्जैक्ट नहीं, क्लोज जरूर है। यह है फ्यूचर्स। ठीक है। फिर इसके बाद हमने टेक्निक सीखी ऑप्शंस की। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये सीखा कि ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन होती है, चाहे जब मैच्योरिटी डेट आए चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करें, चाहे उसे इग्नोर कर दें। ठीक है। और ऑप्शन के बारे में हमने एक लाइन याद की थी कि ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर बट नेवर फ्री। ऑलवेज बेटर क्यों बोला था? क्योंकि आपके पास चॉइस है, चाहे इसे एक्सरसाइज करें चाहे, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो एक्सरसाइज करते हैं, बेनिफिशियल नहीं है तो एक्सरसाइज नहीं करते। जब मार्केट आपकी फेवर में मूव अगर कर ले, अगर आपको लगे ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, फेवरेबल है, फिर आप इसको पूरा करते हैं। तो इसका मतलब इसमें आपको कभी लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर लॉस हुआ भी मार्केट रेट चेंज होने की वजह से तो आप क्या करेंगे? एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमेशा गेन होगा। गेन होगा तो आप उसे कैलकुलेट करके लिखेंगे, लॉस होगा तो उसे आप नहीं लिखेंगे। ये इसमें फिर जब हमने क्योंकि ऑप्शन इज नेवर फ्री, ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर, इसका मतलब क्या? हमेशा गेन आएगा, लॉस कभी नहीं आएगा। लॉस अगर आया था तो आपने उसे कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल लिख दीजिए कि ये चूंकि लॉस है इसलिए ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कैलकुलेशन भी शो करवाने की जरूरत नहीं कि लॉस कितना है। ठीक है, लॉस है पता चल गया हमने आपको, जिस तरीके से हम डिसाइड करते हैं नहीं एक्सरसाइज। लेकिन दूसरा इफेक्ट क्या होता है फिर इसका? इट इज नेवर फ्री, यानी आपको कोई ना कोई प्रीमियम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो आप वो प्रीमियम की कैलकुलेशन फिर शो करवाते हैं। ऐसा ही है। ऑप्शन में कुछ टर्म्स थी, एक थी कॉल ऑप्शन, एक थी पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन किसे कहते हैं? ऑप्शन टू बाय या सेल, बाय। और पुट ऑप्शन किसे कहते हैं? यानी अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको कौन सी वाली ऑप्शन? पुट ऑप्शन चाहिए। यानी एक्सपोर्टर है, आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होनी है तो पुट ऑफ, क्योंकि भागे भागे बैंक के पास उसकी टेबल पे पुट करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और अगर आप इंपोर्टर है तो कॉल करेंगे, उसके लिए कॉल ऑप्शन रिक्वायर्ड है। क्लियर? यहां तक हमने ये सीखा। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सीखा मनी मार्केट हैजिंग। मार्केट हैजिंग में आपको जो मैंने हैजिंग सिखाई वो कौन सी थी? फॉरेन करेंसी रिसीवेबल या फॉरेन करेंसी पेएबल?
हालांकि स्टेप्स, कैलकुलेशन, कंसेप्ट सेम है, फर्क सिर्फ ये है कि अपोजिट वे में काम करती है। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे अकाउंटिंग में टीचर आपको सेल्स के डेबिट क्रेडिट के असूल सिखा दे सेल्स के, और परचेज के बोले के अपोजिट है। इसी तरह ना डेटर के सिखा दे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर की क्या एंट्री होगी, और क्रेडिटर में क्या अपोजिट है, अपोजिट वे में काम करता है। तो सिखाया मैंने आपको फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का कि इसकी मनी मार्केट के जरिए हेजिंग कैसे करनी है। 3 स्टेप्स हैं, सिर्फ 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या है, डिस्काउंट करना है फॉरेन करेंसी को। स्टेप नंबर 2 कन्वर्ट करना है लोकल करेंसी में। स्टेप नंबर 3 इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट। ठीक है। हाँ, इसमें जो सबसे अहम स्किल होती है वो एक ही है। बहुत से रेट्स दिए गए होते हैं और आई कैप जानबूझ के इररेलेवेंट रेट देता है ताकि आप उसको सेलेक्ट कर लें। एक स्किल है मनी मार्केट हेजिंग में, जब आपको 3 स्टेप्स पता चल जाते हैं तो फिर एक के रेलिवेंट रेट क्या सेलेक्ट करना है, कब फॉरेन करेंसी कब लोकल करेंसी। ये ठीक है। तो जब फॉरेन करेंसी रिसीवेबल का केस हो, हमने डिस्काउंट करना है तो किस पे करना है, पहले बताइए फॉरेन करेंसी रेट पे के लोकल पे, फॉरेन कौन सा रेट, बोरोइंग का। कन्वर्ट करना है तो स्पॉट रेट पे करेंगे। ठीक है। और कौन से वाला, हम सेल कर रहे हैं बैंक बाइंग रेट लगेगा लोअर वाला। और जो इंटरेस्ट होगा तो वो लोकल वाला होगा, क्योंकि अब आपके पैसे लोकल में कन्वर्ट हो चुके हैं। और डिपॉजिट रेट, क्योंकि आपने बैंक में आपके पैसे डिपॉजिट करवाना। और फॉरेन करेंसी पेएबल की मनी मार्केट हेजिंग मैंने क्या सिखाया था आपको, रिसीवेबल की कंसेप्ट के साथ सीखनी है कि ये स्टेप क्या है क्यों है, ये स्टेप क्या है क्यों है, ये स्टेप क्या है क्यों है। लेकिन फॉरेन करेंसी पेएबल की कंसेप्ट के साथ कोशिश भी नहीं करनी है आपने। ठीक है। हमारे पास एक है मॉडल है, हम उसी को अप्लाई करेंगे, बस अपोजिट वे में जाएगा। यानी पहला स्टेप जो हमारा होता है फॉरेन करेंसी रिसीवेबल में कि आपने क्या करना है, डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट इधर भी करेंगे फॉरेन करेंसी में डिस्काउंट, क्योंकि फॉरेन करेंसी है ना। लेकिन रेट कौन सा होगा, फॉरेन करेंसी पेएबल में रेट कौन सा होगा, डिपॉजिट रेट। ऐसा ही है, रिसीवेबल का अपोजिट डिपॉजिट रेट। कन्वर्ट करना इधर भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अब रेट कौन सा होगा, सेलिंग रेट, क्योंकि उधर बाइंग रेट था। हम सेल कर रहे थे, बैंक बाय कर रहा था, यहाँ पे हम बाय कर रहे होंगे, बैंक सेल करेंगे। और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, लगेगा लोकल रेट ही, लोकल करेंसी, लेकिन कौन सा, बोरिंग रेट। क्यों बोरिंग रेट क्यों लगेगा, नहीं, क्योंकि रिसीवेबल में डिपॉजिट रेट लगता था, इसीलिए पेएबल में बोरिंग रेट लगेगा। भी ऐसा ही है। ये समरी है, क्विक समरी अभी तक हमने जो कुछ सीखा। उसके बाद आपको कुछ होम असाइनमेंट दी गई थी, 3-4 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिया था। होम असाइनमेंट में 2 आपको शायद इंफॉर्मेशन नहीं आई होंगी। अगर तो आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हैं, कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, तो आपने उनको आसानी से हैंडल कर लिया होगा। एक नई इंफॉर्मेशन थी, उसने बोला था आस्क रेट और बिड रेट, ऐसा ही है। इससे परेशान तो नहीं हुए आप, हैंडल कर लिया। हाँ, क्योंकि हमारे पास कंसेप्ट है क्या, बाइंग रेट सेलिंग रेट, लोअर रेट हाई रेट वाला। जो लोअर वाला होता है बाइंग है, और जो हाई वाला होता है उसको आप जो मर्जी करें, अल्टरनेट नेम है। बिड रेट बेसिकली बाइंग रेट का दूसरा नाम है, और आस्क रेट सेलिंग रेट का दूसरा नाम। एक ये कंसेप्ट, एक कंसेप्ट था कि उसने एक एडिशनल एक्सपेंस भी दे दिया था कि मेरा कुछ और भी हुआ है भाई, अकाउंटेंट वगैरह का भी कोई खर्चा पानी हुआ है, कोई कुछ और एक्सपेंस भी हुआ है, उसका क्या ट्रीटमेंट करना था। आपका जो हेजिंग आउटकम है उसमें से एक एडिशनल, जैसे प्रीमियम लेस होता है ना, उसी तरीके से ये लेस हो जाना था, आउटफ्लो। ठीक है, क्लियर हुई है बात। एडिशनल आइटम जो एक्सपेंस की उसने जिसका क्या नाम दिया था, ट्रांजैक्शन प्राइस शायद दिया था, या कोई एक्सरसाइज कॉस्ट इस तरह का था। तो जो भी कॉस्ट है वो क्या है, आपका आउटफ्लो है, आउटफ्लो है। नहीं था ये क्वेश्चन नंबर, हाँ कोई बात, परसों वाली में था, तो आपने यानी हैंडल कर लिया था। गुड, बेहतरीन, शाबाश शाबाश। तो अभी तक इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आपने मुझे ट्रू और फॉल्स करना है। अभी तक हमने हेजिंग की जितनी भी टेक्निक्स की हैं
और आपने उनमें से जितने भी होम असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आप वो सारे क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं, ऐसा ही है। और उनमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई कि जो समझ में ना आए, ऐसा ही है। ओके, सिर्फ एक प्रॉब्लम आप कहते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वो जो फॉर्मेट है ना, वो शायद सॉल्यूशन फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है कुछ क्वेश्चन के, ऐसा है। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ फिगर मैच, बिल्कुल 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 चलना होता है, हमने रुकना नहीं होता किसी वजह से, ठीक है। हालांकि वो मुझे ऐसे करना चाहिए, फॉर्मेट सेम रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, अब क्या आपको बताएं, कभी कभी जल्दी होती है ना, हम कहते हैं निपटाओ, समझ आए, चाय नहीं पी होती, कभी कभी जल्दी होती, हम भी इंसान है ना, हमारे साथ भी मुस्लिम साइड। चलिए, तो यहाँ पे रुक के आगे चलने से पहले कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी मेरे भाई। ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रही तो क्या नेट आउटकम बनाने की जरूरत है? नेट आउटकम आपने लाजमी बनाना है, क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं भी हो रही ना, फिर भी कुछ रिजल्ट तो है आपकी हेजिंग स्ट्रेटजी का, आपने वो बताना है। और आपने देखा होगा कमेंट्स में वो कहता है कि एंड पे सिर्फ कैलकुलेशन करके खत्म नहीं कर देता, एंड में बताना है कि आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। रिक्वायरमेंट में अक्सर वो ये कहता है, कभी कभी तो ये कहता है मुझे सिर्फ आउटकम बता दो, आउटकम ऑफ हेजिंग क्या होगा, सेटअप कर दो स्ट्रेटजी। सेटअप स्ट्रेटजी का मतलब क्या है, वो जो हम स्ट्रेटजी वाली लाइन लिखते हैं वो। आउटकम ऑफ द हेज का मतलब क्या है, जो टेबल बनाते हैं। अगर तो वो रिक्वायरमेंट में कहे आउटकम ऑफ द हेज, तो फिर सिर्फ टेबल बनाए, आगे चलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कहे मुझे रिकमेंड करो, तो आखिरी लाइन भी लिखनी होती है कि तीनों में से या दोनों में से कौन सी बेहतर। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी होता था, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करना था, एंड में एक लाइन लिखनी होती थी क्या, हाँ दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेहतर है। जैसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में होता था, सिर्फ एनपीवी तक कैलकुलेट नहीं कर देना, बल्कि बताना, आखिरी लाइन लिखनी। हालांकि फॉर्मेलिटी सी लाइन है छोटी सी, कि इन प्रोजेक्ट करना चाहिए, अंडरटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो टेबल भी बनाना चाहिए, और रिक्वायरमेंट में अगर पूछे कि कौन से वाला बेहतर है स्ट्रेटजी, तो आपको आखिरी लाइन में वो स्ट्रेटजी भी बतानी चाहिए कौन सी बेहतर है। उसमें अगर रिसीवेबल का केस है तो जिसमें सबसे ज़्यादा रिसीव होगा वो सूटेबल है, पेएबल का केस है तो जिसमें सबसे कम पेएबल होगा वो सूटेबल है। जी सर, इंटरेस्ट रेट में जो मनी मार्केट में जो नेट प्रोसीड्स में इंटरेस्ट हम ऐड करते हैं, दोनों में रिसीवेबल और पेएबल, उसकी रीजन बताइए। इंटरेस्ट, हाँ इन्होंने पूछा सर मनी मार्केट हैजिंग में जो हमारा लास्ट स्टेप होता है ना, इंटरेस्ट ऐड करने वाला, वो क्यों करते हैं? हालांकि जब सेकंड स्टेप में फॉरेन करेंसी हमारी लोकल करेंसी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब हमारा रिस्क खत्म हो गया। अब एक्सचेंज रेट जितना मर्जी ऊपर नीचे जाए, हम तो लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा चुके हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हम इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि याद रखें लाइक विद लाइक को कंपेयर करें। आप आज की वैल्यू को करंट लोकल करेंसी, क्योंकि इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट होता है, लोकल करेंसी डिवाइडेड बाय फॉरेन करेंसी, ऐसा ही है। या तो दोनों प्रेजेंट वैल्यू पे हो फिर रेट सही निकलेगा, या दोनों फ्यूचर वैल्यू पे हो। इस वजह से हम लाइक विद लाइक कंपैरिजन करने के लिए जो जब असल में नोट करें ऐसे है ना, जब हम लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं ना, तो हम नीचे वाले टाइमलाइन पे होते हैं, ऊपर वाली टाइमलाइन पे नहीं। तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए लाइक विद हम इसको फिर ऐड करते हैं। इंटरेस्ट ऐड करने का असल मकसद ये होता है कि जो आज की लोकल करेंसी है उसे वो 3 महीने बाद जब फॉरेन करेंसी सेटल होगी ना, उसकी फ्यूचर वैल्यू के बराबर करना। इंटरेस्ट ऐड करने का मकसद ये होता है, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? इसको टेक्निकली हम ये बोलते हैं कि जो हैजिंग है ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है, हैजिंग है। यानी इन पैसों को आपने आज के दिन में इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल आपने उसी दिन करना है जिस दिन फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। फर्क सिर्फ क्या, मकसद क्या है, रिस्क कम करना। मकसद ये नहीं है कि पैसे जल्दी हमारे पास आ जाए, इसलिए हम उनको फ्यूचर वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टेप 3 में हम डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू का निकाल लें, तो जैसे बोला वैसे करें, बस टेंशन ना ले ज़्यादा, ठीक है। ये जो मैंने समझाया इजी हो गया। ये हैजिंग जो होती है ना, ये बड़ी समझ लें एक बड़ा क्रिटिकल, बड़ा सेंसिटिव है। जो आपको भी छोटे छोटे मेथड नज़र आ रहे होंगे ना, टेम्पलेट, मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत है, क्या क्या किताबें, ठीक है। तो इनके साथ बेहतर है कि अगर आपको ये समझ आ गया ना,
तो हाँ ये स्टेप करें। बाकी आपके पास अगर कोई और फॉर्मेट है किसी और तरीके से कर सकते हैं जैसे आई का फॉर्म, तो मुझे एतराज़ कोई नहीं है, इजाज़त है आपको। रिकमेंडेड मेरी तरफ से यही अप्रोच, यही स्टेप्स हैं जो मैंने सिखाए हैं। आप अगर कोई भी और अप्रोच, कोई भी और कैलकुलेशन, कोई शॉर्टकट तरीका आपके पास है या आप समझते हैं मज़ीद बेहतर है, रोक टोक नहीं है मेरी तरफ से, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, फाइनल आंसर वही है जो है। अगर फाइनल आंसर वही आ रहा है कर बिल्कुल कर। क्लियर जी? आज की स्ट्रेटजी की तरफ चलें। अभी तक सारी चीज़ें क्लियर है जी? चलिए, आज जो हम स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं वो बेसिकली जिस चीज़ की, देखिए टेक्निक्स तो वही हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन, लेकिन जो हम जिस चीज़ की हेजिंग सीखने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट। भाई इंटरेस्ट रेट हेजिंग क्या चीज़ है, पहले तो ये समझते हैं, कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं। पहले इंटरेस्ट रेट हेजिंग का मतलब ये है कि आपने 3 महीने आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है 3 महीने बाद। अभी आपने उसकी फिजिबिलिटी पूरी हो गई है, अब गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल वगैरह लेने हैं, कोई एक्विजिशन होनी है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा फर्ज करें 3 महीने बाद, आपको लोन चाहिए 3 महीने के बाद। आप परेशान हैं आज, क्यों परेशान है भला? कि इंटरेस्ट रेट आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर 2 महीने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाता है, रिवाइज हो जाता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो बिजनेसमैन परेशान है कि मुझे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, किसी भी टाइम पीरियड के बाद मुझे लोन चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे फर्ज करें 6 महीने, 3 महीने बाद लोन चाहिए 6 महीने के लिए। कब लोन चाहिए? 3 महीने बाद। कितने अरसे के लिए चाहिए? अच्छा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितने महीने यूज करेंगे? 3, 6 के 9, 6 शाह, क्यों भला? 6 महीने के लिए लोन लिया तो 6 महीने के शाह, बेहतरीन बेहतरीन। लेकिन वो जब मंथ आते हैं ना तो बाजू का इंसान घूम जाता है कि 3 मंथ में या 3, लेकिन देखिए 3 महीने बाद चाहिए, 6 महीने के लिए चाहिए इसको। हाँ 6, इसको ना थोड़ा टाइमलाइन से हम एक्सप्लेन करते हैं, जरा टाइमलाइन होती है ना उसके जरिए कंसेप्ट जरा मजीद बेहतर हो जाता है। कैसे टाइमलाइन के जरिए से आपको सिखाएं, आपको सिखाते हैं हम यहाँ पे इस टाइमलाइन के जरिए से। एंड वाले आपको नजर आ रहा है नीचे, ऊपर बना लेते हैं यहाँ पे, ये है टाइमलाइन। ये है हमारा T0, आज Y0 जिसे बोलते हैं, T0 कह लें, Y0 कह लें, आपकी मर्जी। Y0 यहां आज का दिन, आज के दिन हम लोन ले नहीं रहे। अगर आज के दिन लोन ले लेना हेजिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा रेट फिक्स हो जाएगा, 6 महीने बैंक को उसी रेट पे हमने इंटरेस्ट देना है। लोन आज नहीं चाहिए, आज फैसला किया है लोन लेना है, लोन आज नहीं चाहिए। लोन कब चाहिए? 3 महीने के बाद, यानी T1 पे चाहिए। कब चाहिए? T1 लोन चाहिए। लोन एग्रीमेंट कब साइन होगा? T1, 3 महीने बाद फर्ज करें। और कितने अरसे के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए। ये 6 महीने बाद यहां पे सेटल होगा। ये मैच्योरिटी डेट आ गई T2। यहां तक क्लियर है? T0 आज का दिन, ये 3 महीने हैं, ठीक है। और T1 से T2 क्या है? T1 कौन सा टाइम पीरियड है? जब लोन लेना है 3 महीने बाद। T2 क्या है? जब लोन रीपे करना है। ये ड्यूरेशन T1 से T2 के दरमियान में कितना है? 6 महीने, ठीक है। और T0 से T2 के दरमियान में क्या है? 9 महीने। यहां तक तो हमने जो एग्रीमेंट लेना करना है, यहां फैसला किया एग्रीमेंट कब करना है? T1 पे। लेकिन परेशान कब है हम? T0 पे। क्यों?
कि भैया जब T1 पे 3 महीने बाद बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे, कहीं रेट बढ़ ना चुका हो, इस रिस्क को हमने हेज करना है। सिचुएशन समझ गए? आपको हर आगे फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, सिचुएशन यही मिलेगी। प्रॉब्लम समझ गए? ओके। अब इसको हेज कैसे करें? 3 तरीके हैं। फॉरवर्ड के जरिए से कर सकते हैं, फ्यूचर के जरिए से कर सकते हैं, और ऑप्शन के जरिए से कर सकते हैं। पहले फॉरवर्ड के जरिए से। फॉरवर्ड में बताइए होता क्या भला? फॉरवर्ड, हम आज के दिन में किसी पार्टी के साथ हेजिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हेजिंग एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया एग्रीमेंट करें कि 3 महीने बाद ये इस रेट पे सेटलमेंट होगी, यदि 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट ये होगा। और वो पार्टी जो हमारे साथ एग्रीमेंट करती है हमें गारंटी देती है कि सर 10% रेट चाहते हैं, 10% ही होगा। हमने कहा अगर 10% ना हुआ, उसने कहा सर अगर रेट 12% चला गया ना 3 महीने बाद बोरोइंग का, तो आप बैंक को इंटरेस्ट आपने 12% पे देना है, एक्चुअल बैंक को, बाकी 2% घर जाते हुए हमसे लेते जाइएगा। हमने कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, उन्होंने कहा बैंक को फिर आपने 8% एक्चुअल रेट पे इंटरेस्ट देना है, घर जाने 2%। ठीक है, ये है फॉरवर्ड, और यही हमने सीखना है। आइए जरा देखते हैं इसको, थोड़ा सिस्टमैटिकली सीखते हैं क्या है। तो सिर्फ एक ट्विस्ट है। मुझे ये बताइए, एक सवाल सिर्फ, अगर चल बता दिया ठीक तो इसका मतलब है हेजिंग सीख ली आपने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की। इसमें एग्रीमेंट कब साइन होगा भला? T1 पे हमने बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन करना है, डन, ओके। वो जो हमसे हेजिंग कर रहा है, हेजिंग कर रहा है हमारे साथ, बैंक नहीं, जिससे लोन ले रहे हैं वो नहीं, फाइनेंशियल मार्केट में जो हेजिंग कर, उसके साथ हमारा एग्रीमेंट कब साइन होगा? T0 पे। और उस एग्रीमेंट ने सेटल कब होना है? हेजिंग वाले ने, हेजिंग वाले एग्रीमेंट ने कब सेटल होना है? T1 पे। क्योंकि जिस दिन हमने रेट बैंक के साथ एग्री कर लिया, हमें पता चल गया कि टोटल कितने पैसे देने। तो अहम चीज ये है कि जो हेजिंग वाला एग्रीमेंट है वो साइन होना है T0 पे और सेटल होना T1 पे। लेकिन जो एक्चुअल लोन वाला एग्रीमेंट है T1 पे लेंगे। तो सिंपल मुझे आपने एक सवाल का जवाब देना है, अगर कंसेप्ट समझ आ गया। हमने बैंक को एक्चुअली इंटरेस्ट कब पे करना है? तीन ऑप्शन है, T0, T1। बैंक को, ध्यान से सुनिएगा, बैंक को जिससे लोन लिया है इंटरेस्ट कब पे करना है? कंसेप्ट को मुश्किल क्यों कर रही है? T1 से लेके T2 तक मैंने टाइम पीरियड नहीं पूछा, मेरा सवाल सुन लें। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर देना है। बैंक को जिससे लोन लिया है इंटरेस्ट कब पे करना है? T2 पे। यही सुनना चाह रहा था, T2 पे। जिसके साथ हमने हेजिंग एग्रीमेंट किया है, इसके साथ सेटलमेंट कब होनी है? T1 पे। ये बात समझ आती है आपको? इसीलिए इसमें एक काम करते हैं कि चाहे इसका एनालिसिस फाइनल जो ये टेबल बनेगा ना, ये इफेक्टिव रेट वाला आउटकम, ये T2 की डेट पे बनेगा, लेकिन जो हमने पे ऑफ करना है ना हेजिंग वाले के साथ, वो T1 पे करना है। यानी आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा यहां पे, यहां वाला 6 महीने, लेकिन उसको डिस्काउंट करके हेजिंग वाले को पेमेंट आपने T1 पे कर देनी है। बस ये इसमें ट्रिक है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में सिर्फ एक ट्रिक है, क्या?
वो ट्रिक ये है कि बैंक को आपने इंटरेस्ट पे करना है T2 पे, लेकिन जिसके साथ हेजिंग एग्रीमेंट किया है ना, उसके साथ जो आपने सेटलमेंट करनी है वो T1 पे करनी है। भाई बात समझ आ रही है? इसमें यही ट्विस्ट है और इस टेक्निक में कोई ट्विस्ट नहीं। क्या ट्विस्ट है भला? कि बैंक को इंटरेस्ट कब पे करना है, ये समझ आ रही है ना? 3 महीने बाद 6 महीने के लिए लोन लिया तो बैंक को तो टाइम पीरियड के एंड पे ही करते हैं, पहले तो नहीं ना करते। अकाउंटिंग में यही सिखाते हैं ना, साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट। बैंक को इंटरेस्ट पे करना है T2, लेकिन जो हेजिंग एग्रीमेंट की सेटलमेंट करनी है T1, तो इसलिए वो इंटरेस्ट को डिस्काउंट करना पड़ेगा। कुछ बात समझ आई? आइए जरा ये सारा कुछ जो हमने सीखा है इसको फिर से सीखते हैं, लेकिन अब सिस्टमैटिकली, जैसे एग्जामिनर चाहता है वैसे। कहता है ये आप क्या सीखने जा रहे हैं? इंटरेस्ट रेट की हेजिंग। किसकी हेजिंग? इंटरेस्ट रेट की हेजिंग सीखने जा रहे हैं। कैसे? थ्रू फॉरवर्ड, थ्रू फ्यूचर के थ्रू ऑप्शन। इनमें 3 टेक्निक्स हैं, मनी मार्केट टेक्निक्स इसमें नहीं है। फॉरवर्ड, फ्यूचर और ऑप्शन। कहता है ये जो इंटरेस्ट रेट वाला एग्रीमेंट है ना, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। फॉरवर्ड रेट है, क्या बोलते हैं? FRA। FRA। जब इंटरेस्ट रेट हेजिंग में फॉरवर्ड को यूज करें तो इसे क्या बोलते हैं? जब FRA का वर्ड यूज कर ले, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, समझ रहा है इंटरेस्ट रेट हेजिंग आ गई। कह रहा है फीचर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स आर रेफर्ड। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स का जो ऑफिशियली नाम रखा जाता है वो रखा जाता है T1 into T2 FRA, जिसमें T1 से क्या मुराद है? बिगनिंग पीरियड। बिगनिंग पीरियड किसका? जब लोन लिया, लोन का बिगनिंग पीरियड। और T2 क्या है? सेटलमेंट पीरियड। यानी ये है फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट का कंप्लीट नाम। कंप्लीट नाम, ठीक है? ठीक है, जैसे दोस्त का नाम उमर, बाज का हाफिज मोहम्मद उमर साहब, हाँ, पूरा नाम कुछ हो तो ये फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट का पूरा नाम ये क्या है? पहले 5 ईयर का मतलब क्या है? लोन की अमाउंट। 3 क्या है? T1, यानी 3 महीने बाद लोन लेना। और 9 क्या है? हाँ, 9 महीने के बाद पे होगा। ये पता है क्या इंफॉर्मेशन, इसको कैसे रीड करना है? हमने 5 मिलियन का लोन 3 महीने बाद लेना है, 9 महीने बाद पे करना है, यानी ड्यूरेशन ऑफ लोन क्या होगी? 6 महीने। इसको 3-9 भी लिखते हैं, 3V9 भी लिखते हैं, 3V9 या 3-9, ठीक है? एट द रेट ऑफ 5% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि इस रेट, ये वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एग्री हुआ है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जो बैंक के साथ है, एक्चुअल होगा। समझे? इधर इसको फिर पढ़ के मुझे बताइए, समझ आई क्या कह रहा है? ये T1 क्या है? 3, T2 क्या है? 9। अहम चीज यही है। ये क्या कह रहा है कि 3 महीने बाद लोन लेना है, 9 महीने बाद पे करना है, तो सेटलमेंट क्या होगी? ये मैच्योरिटी, उसका लोन, ड्यूरेशन ऑफ लोन 6 महीने। डन जी। फिर आपको होते हैं फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट। ये एक्चुअल लोन एग्रीमेंट तो नहीं है ना। फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट किसी और बंदे के साथ करते हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट में होगा। लोन एग्रीमेंट अलग होता है, बैंक्स के साथ मनी मार्केट वो अलग है। तो यहां पे क्या होगा? हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह यहां पे भी डिफरेंशियल अमाउंट पे होती है, हर हेजिंग टेक्निक की तरह। डिफरेंशियल अमाउंट, इसमें भी डिफरेंशियल अमाउंट ही पे होती है। जो हेजिंग वाला एग्रीमेंट होता है, हेजिंग वाला एग्रीमेंट एक्चुअल एग्रीमेंट नहीं ना होता, उसमें एक्चुअली चीजों की सेल परचेज तो नहीं ना होती। क्या होता है भला? एक्चुअली चीजों की सेल परचेज तो मार्केट में ही होगी, ट्रेड मार्केट में होगी। फाइनेंशियल मार्केट में जिसके साथ हम ये एग्रीमेंट, वो तो सिर्फ डिफरेंशियल मार्केट। हाँ, जो सबसे अहम चीज है वो क्या है भला? कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो क्या होगा? एट T1 बैंक को इंटरेस्ट पे किया जाएगा
T2 पे, लेकिन फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा T1। इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट होगा डिफरेंस वो आपने डिस्काउंट करके पे करना है, T2 को T1 पे लेके आना है। बताइए कुछ कुछ बात समझ आती है? आइए जरा देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसका फॉर्मेट क्या होगा। व्हाट इज टू बी हेज? क्या बाय सेल हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। कमोडिटी में तो बाय या सेल था, एक्सचेंज रेट में बाय सेल था, फॉरेन करेंसी से ये क्या बोरिंग किसकी? ओवर रुपीज 5 मिलियन आफ्टर 3 months फॉर 6 months थ्रू फॉरवर्ड। ये देखिए यही ऊपर ऊपर वही इंफॉर्मेशन है ना, 5 मिलियन 5 बिलियन, 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए, 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए। तो इसका मतलब क्या, स्टार्ट कब होगा 3 महीने बाद, एंड कब होगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो कितने अरसे के लिए हुआ? ये 6। ये कैसे कैलकुलेट हुआ करेगा हमेशा? 9 - 3। स्ट्रेटजी क्या है भैया? फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट ले लो। स्ट्रेटजी क्या है? फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट ले लो। कौन सा? 5 मिलियन वाला। किस रेट पे? बोरोइंग रेट पे कि डिपॉजिट रेट पे? बोरोइंग कर रहे हैं तो बोरोइंग वाला रेट मिलना है। बोरोइंग रेट होगा ना, बैंक 2 रेट देता है, जो हेजिंग वाला 2 रेट देगा, एक बोरोइंग वाला रेट देगा, एक डिपॉजिट वाला। अगर हम बोरोइंग करने जा रहे हैं तो कौन सा वाला रेट आएंगे? गैस करें, ये हाई वाला होगा कि लो वाला? हाई वाला। बोरो करने जाए हाई रेट मिलता है, डिपॉजिट करने जाए लो रेट मिलता है। ये तो पूरी दुनिया का असूल है। गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले डिसाइड करना है भाई, ये एग्री कर लिया ना, यहां पे साइन कर दिया, फिर 3 महीने के बाद उठेंगे, मार्केट में एक्चुअल रेट कुछ और होगा, ऐसा ही है। हमने क्या करना है? हमने देखना है कि मार्केट का एक्चुअल रेट कितना है। हमने अगर 5% पे एग्री किया था और मार्केट में देखा एक्चुअल रेट है 6%, हम सोचेंगे बाकी सारे 6% पे कर रहे हैं, हम 5% पे करें, ये क्या है? गेन है। पहले डिसाइड करेंगे गेन है कि लॉस है, फिर उसकी कैलकुलेशन करेंगे। भैया कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन लोन मल्टीप्लाइड बाय दोनों का डिफरेंस, और जब कभी एनुअल इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करना होता है। भूले तो नहीं है असूल? जब कभी इंटरेस्ट रेट होता है, अगर ट्रांजैक्शन साल से कम की हो, टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई लाजमी करना है। वो नहीं भूलना, वो कल भी सीखा था हमने। हाँ, यहां पे एक चीज कह रहा है कि जब गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे ना, आपने इसको डिस्काउंट कर, एक एडिशनल स्टेप है यहां पे। क्या करना है इसको? डिस्काउंट। डिस्काउंट की रीजन मैंने बता दी, क्योंकि गेन या लॉस आप पूरे पीरियड का कैलकुलेट कर रहे हैं, T1 से T2 तक का, ऐसा ही है ना, पूरे पीरियड का इंटरेस्ट डिफरेंस पूरे पीरियड। लेकिन सेटलमेंट कहां होनी है? तो उसको डिस्काउंट करना पड़ता है बस। और डिस्काउंट सिर्फ यही करना है, नीचे टेबल में नहीं करना। टेबल में रूटीन का आएगा, टेबल में कुछ कुछ समझ आए? जरा देखते हैं कि आउटकम ऑफ द हेज कैसे होगा। ये गेन और पे ऑफ में फर्क समझ आ रहा है? पे ऑफ वो जो एक्चुअल सेटलमेंट होनी है, मतलब उसको पेमेंट करनी है। तो फॉर्मेट देखे वही है, पहले इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट कर लेंगे एट द रेट ऑफ मार्केट रेट, फिर घर जाने से पहले फाइनेंशियल मार्केट में जाके सेटल करके आएंगे। नेट पेमेंट, अब देखिए यहां पे लेस क्यों है? पेमेंट आउटफ्लो है, गेन इनफ्लो है, नेट पेमेंट। और इफेक्टिव रेट क्या है? नेट पेमेंट डिवाइडेड बाय, ये लोन के साथ पीरियड को क्यों मल्टीप्लाई किया भला? 1 साल से कम एनुअलाइज किया। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आइए जरा इसका डेमो करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी, कर ले जी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें है? भी तो भी दूर हो जाती है। ये क्वेश्चन जरा पहले इसको समझिए। क्या है क्वेश्चन? ए विल
to borrow rupees 5 million in 3 months time for a period of 6 months. A 3V9 FRA, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट कौन सा? 3V, देखिए सही डिसाइड हुआ है, 3 महीने बाद 6 महीने के लिए। तो यहां 6 क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्टार्ट टाइम है, ये एंड टाइम है, ये आज से है, आज से 3 महीने बाद लोन लेना है, आज से 9 महीने बाद पे करना है। तो ये 3V6 नहीं है, 3V9, 3 महीने बाद लोन लेना है, 9 महीने। इनका डिफरेंस 9 - 3 6 होगा। फॉर ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज 5 million इज अवेलेबल एट 5.40% माइनस 5.36%, आगे पीछे किए हुए हैं रेट, लेकिन आपको पता है इसमें डिपॉजिट रेट कौन सा, बोरोइंग रेट कौन सा है, आपसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। कौन सा है बोरोइंग रेट? लोन लेने के लिए जाए तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, हाँ डिपॉजिट करवाने जाए तो कम इंटरेस्ट मिलता है। तो बोरोइंग 5.4। What will be pay off to company because of this forward? If company does not buy this FRA and at the end of month 3, 6 month काइबर, काइबर होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, समझे? काइबर का मतलब है इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। तो 3 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट 6.25% हो तो कितना पे ऑफ करना पड़ेगा, यानी नो हैजिंग। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, वही 5 मिलियन है, पहले यहां पे अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ऑप्शन 1 विदाउट हैजिंग, वो क्या होगा? 5 मिलियन इंटू कितना है? 6.25%, यानी 0.0625, ऐसा ही है, और मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आया? 1,56,250, 1,56,250। ठीक है जी। ये अगर हम, यानी अगर हम कोई भी एग्रीमेंट ना करें तो हमें इतनी इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी पड़ेगी। बताइए क्या एग्री करते हैं इससे? ये डन? ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बाय दिस FRA एट द एंड ऑफ मंथ 3, 6 months काइबर इज 6.25%। ये FRA को बाय करते हैं और 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद 6 मंथ काइबर का मतलब है 6 महीने के लिए। क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर में ना, अगर आप 3 महीने के लिए लोन लेने के लिए जाएं इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, 6 महीने के लिए लोन लेने के लिए जाए इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा, 5 साल के लिए लोन लेने के लिए जाए इंटरेस्ट रेट कुछ और होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बैंक, कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे कि ज्यादा होंगे, उस लिहाज से कम ज्यादा हो सकता है। तो बताइए, हमने मैच्योरिटी पीरियड को मैच करते हैं ना? फिर अगर हमने 3 महीने के बाद 6 महीने वाला लोन ले रहे हैं, कौन सा लोन ले रहे हैं? तो काइबर यानी इंटरेस्ट रेट, काइबर किसे बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कौन सा सेलेक्ट करना है? 3 महीने बाद। अगर 3 महीने वाला हम 3 महीने की ड्यूरेशन का लोन ले रहे हैं तो काइबर रेट कौन से वाला सेलेक्ट करना है? 3 महीने वाला। तो जरा देखिए, ये काइबर रेट उसने सही सेलेक्ट किया है, 6 मंथ का। 3 महीने के बाद 6 महीने लोन वाला इंटरेस्ट रेट, समझ रहे हैं? 6 महीने लोन वाला इंटरेस्ट। 6 मंथ काइबर का मतलब पता क्या है? 6 महीने के लिए लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट 6.25% है। 3 महीने का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, जैसे होता है ना 3 महीने का मोबाइल पैकेज लें तो पैसे अलग, 6 महीने का लें तो रेट अलग, थोड़ा सा इंटरनेट का भी, साल की पेमेंट कर लें 2 महीने फ्री, ऐसे होता है ना, डिस्काउंट, फर्क होता है। 1 महीने का रेट कुछ और, 3 महीने का रेट कुछ और। ये अदर इंडस्ट्रीज में भी होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी होता है। अब हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए सबसे पहले हमारी, अब ये मैं टाइमलाइन को रेस कर रहा हूं, हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बोरोइंग। अच्छा, ये ना अब आपको पता चल गया होगा, ये पहले वाला ऑप्शनल है, चाहे ना करे कोई मसला नहीं। स्ट्रेटजी
सेटअप स्ट्रेटजी, ये ना किया करें, अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, इसको स्किप करना चाहे स्किप कर दें। स्ट्रेटजी अगर क्वेश्चन में कहे ना सेटअप स्ट्रेटजी, फिर लिखना है, वरना ये भी नहीं लिखना। गेन या लॉस अगर अलग से कहे पार्ट 2 में कि गेन या लॉस कैलकुलेट करो, तो फिर ये अलग से करेंगे, वरना इसको नीचे कर सकते हैं। गेन या लॉस आपकी मर्जी है, ये कभी भी नहीं करना। स्टेप नंबर 1 सेटअप स्ट्रेटजी अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में कहे तो करना, वरना ये भी नहीं करना। स्टेप नंबर 3 आपकी मर्जी है, चाहे अलग से करें चाहे इसके अंदर कर दें, जैसे आप कन्वीनियंट हो, आपकी मर्जी। तो व्हाट इज टू बी हैज्ड? बोरोइंग ऑफ ₹5 million, borrowing of ₹5 million after 3 months for 6 months, शाबाश, थ्रू फॉरवर्ड। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। स्ट्रेटजी क्या होगी? बाय करें, क्या बाय करें? FRA। कौन सा FRA? 5 million का, ठीक है, 3 महीने बाद शुरू होगा और कितने महीने बाद खत्म होगा? 9 महीने बाद, 9 months बाद, और फिर एट द रेट ऑफ कौन सा है? 5.4। पक्का है ना? मैं बोरोइंग करने जा रहे हैं तो हाई वाला रेट, ये पक्का है ना? रेट डिसाइड करना आता है ना आपको? सारी गेम इसी में आपको पता है जी। रेट सही आपने पिक करना, एट द रेट ऑफ 5.40% FRA। भैया ये वाला फॉरवर्ड डेटा एग्रीमेंट ले ले, इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर? आगे चलना है। गेन या लॉस, अब देखें बी, अब एग्रीमेंट कर लिया, ये कर लिया एग्रीमेंट, अब सो जाए ठक 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 ठक। 3 महीने, कितने महीने बाद उठना भला? 3 महीने बाद के 6 महीने बाद? 3 महीने बाद। और देखना है मार्केट में रेट क्या चल रहा है। अच्छा, मार्केट में साल वाला भी, साल के लोन का भी इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने के लोन का भी इंटरेस्ट रेट है, 12 महीने के लोन का भी इंटरेस्ट। हमने कौन से वाले टाइम पीरियड का? 6.25%। अब मैं सोच लूं खुश होना कि सैड होना। मार्केट में सारे इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे 6.25 पे, हमने फॉरवर्ड की वजह से इंटरेस्ट पे करना है 5.4, ये तो हम खुश होंगे। पे लेस, क्या है? पे लेस गेन होता है कि लॉस होता है? गेन होता है, तो आप लिखेंगे इट इज ए गेन। अच्छा, ये फैसला गेन क्यों? बिकॉज वी विल पे लेस। इट इज गेन क्यों? बिकॉज वी विल पे लेस। अच्छा बताइए, वी विल पे लेस तो गेन है, ये पता चल गया। कितना है ये कैसे पता चलेगा? कितना है? लोन की अमाउंट 5 million इनटू एग्रीड रेट कितना है? 0.054। ये मेरा ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी एक आधा जीरो मेरा आगे पीछे हो जाता होता है। ये 5.4 ही है ना? 5.4 माइनस मार्केट रेट कितना है? 6.25%, 0.0625। देखिए यही है ना? और एक चीज नहीं बोलनी, क्या? टू 1 यहां तक बोले, साथ है कि नहीं आप? डन? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये तो गेन या लॉस है। जो पे ऑफ होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट कैसे करेंगे? गेन यानी जो ऊपर कैलकुलेट किया है वही, ये ध्यान से देखिएगा। गेन डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये T2 पे करना है, लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट वाले को तो आज ही सेटल करना है T1 पे। ये T2 पे पेमेंट होनी है, लेकिन इस को तो अभी सेटल करना है। तो 21250
डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अच्छा वो कल वाली गलती नहीं करनी, कल आपको ना रेट के साथ ऐड कर कर याद, फिर कंफ्यूज हो रहे थे हम। 1 प्लस लग आगे ब्रैकेट, मार्केट रेट के एग्रीड रेट, डिस्काउंटिंग हमेशा मार्केट रेट पे होगी, इफेक्टिव रेट जो भी इसको आप नाम दे दें, वो क्या है 0.0625 इंटू 6/12, लेकर ले कैलकुलेट। इंटेलिजेंट गैस लगाए, अमाउंट ज्यादा आएगी कि कम आएगी? डिस्काउंटेड कम आती है। साइंसदान इतने इधर पता नहीं क्या क्या दूसरे नाम बता रहा था इसके, इफेक्टिव रेट है ये वो, और इतना नहीं पता डिस्काउंटिंग में अमाउंट का, बस वहां कभी कभी हो जाता है। चाहे हाँ चाहे टाइम होता तो कल इंशाल्लाह। क्या है 606 लीजिए, ये पे ऑफ है। लेकिन याद रखिएगा इधर गेन जाना है, पे ऑफ नहीं जाना। इधर तो आपको पता ना गेन। डन। अब क्या करना है, ऑटो पायलट मोड पे चलें। इंटरेस्ट पेमेंट है, मार्केट रेट पे होगी कि एग्रीड रेट पे? ये तो एक्चुअल पहले वाला स्टेप तो एक्चुअल होता है, ये होता है उसके, ये एक्चुअल मार्केट है, ये फाइनेंशियल मार्केट। तो क्या होगा, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी होगी, कितना लोन था 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.0625 मार्केट रेट पे इंटू 6/12। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हुआ 156,250। अब क्या करना है, घर चले जाएं, एग्रीमेंट किया है, सेटल तो करें। गेन ऑन फ्यूचर है तो ये पेमेंट था, ये गेन है, ये क्या हो जाएगा, अमाउंट गेन वाली लिखनी है कि पे ऑफ वाली? गेन है तो गेन वाली लिखेंगे, गेन है तो गेन वाली लिखेंगे, गेन है गेन लिखेंगे। पे ऑफ उसको देना है T1 पे, ये तो T2 पे कैलकुलेशन कर रहे सर। वो तो उसको मांग रहा था, वो कह रहा था अभी मैंने जाना, मुझे अभी पैसे दो। हमने कहा T2 पे ले लेना, बैंक को भी तो T2 पे देने। उसने कहा नहीं, अभी पता चल गया ना रेट क्या लगेगा, पता चल गया इंटरेस्ट क्या होगा, तो मैं T2 तक इंतजार नहीं करेगा मुझे वो तो T1 पे उसको फाइनेंशियल वाले को फारिग करने के लिए भेजा था। ये गेन क्या हो, गेन वही है जो है, ये पे ऑफ होता है तो पैसे दिए उसको, जा भाई ये तूने हमारे साथ हेजिंग एग्रीमेंट किया था, ये तुम फारिग हो। 2125 ऐड के लेस क्यों, पेमेंट है उसके साथ गेन है। नेट बताएं क्या हुआ, क्या 135 इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करें। कैसे आएगा इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट नेट पेमेंट 135,000 डिवाइडेड बाय 5 मिलियन। बस इस 5 मिलियन को मल्टीप्लाई करना है, पूरे को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई नहीं करना, इनटू 6/12। ये क्या आया 0.5.4%, यानी वही 5.4% है। ये क्या अजीब इत्तेफाक हुआ। हाँ शाबाश, फॉरवर्ड परफेक्ट हेजिंग है। डन। कोई प्रॉब्लम इसमें, जरा चेक। वैसे तो यहां से भी कंफर्म हो गया, नीचे क्वेश्चन का आंसर भी देख लें हम। 14 का क्या है जी, 20,606 यही आया था ना। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, उसने बाकी नहीं किया हुआ ओके, लेकिन हमने कर लिया, नहीं किया हुआ। हाँ ये किया हुआ। अच्छा कितने नहीं, पूरे स्टेप मैंने जैसे कहा आपने वैसे ही करना है हमेशा, चाहे जितना भी हो। पहला स्टेप नहीं करना, ठीक है। दूसरा अच्छा ये पार्ट बी कर लेंगे, ये सी कर लेंगे।
पक्का? कोई इशू तो नहीं है? देख लें, फ्यूचर कर लें। ये क्वेश्चन 15 भी करना है आपने, नीचे आंसर भी है भाई। ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ बिल्कुल, अभी कर दीजिएगा, अभी बाद में भूल जाते हैं हम। अच्छा गैस करें फ्यूचर में क्या फर्क होगा भला? राउंड ऑफ करेंगे और कुछ नहीं करना, कॉन्ट्रैक्ट साइज की बेस पे, ठीक है। इसमें डिस्काउंटिंग भी नहीं है, मजे की बात, पे ऑफ भी नहीं है, फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में, बस इसमें सिंपल ही है जैसे हमने करना। देखिए स्टेप 1 में स्टेटमेंट लिख दी। अब ये इम्तिहान है, अभी तक जितनी हेजिंग मैंने आपको सिखाई, आपने सीखी, उसका इम्तिहान है कि क्या अभी तक के एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे आप एक नया कंसेप्ट खुद से सीख सकते हैं कि नहीं। अगर तो आपको फ्यूचर की वर्किंग क्लियर है ना, जो आपने कमोडिटी रेट हेजिंग में सीखी, जो आपने एक्सचेंज रेट हेजिंग में सीखी, तो यहां पे भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको चैलेंज देना चाह रहा हूं, इजाजत है? ओके। तो यहाँ पे व्हाट इज फ्यूचर में क्या होगा? बोरिंग स्टेटमेंट, यहाँ पे फॉरवर्ड, सारा कुछ वही, फॉरवर्ड की बजाय क्या आ गया? फिर नेक्स्ट स्टेप एक्स्ट्रा क्या करना है? नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायर्ड कर लेंगे, राउंड ऑफ कर देना है। यहां पे स्ट्रेटजी बना देनी है कि भैया मेरे को फ्यूचर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाय सेल का लफ्ज अगर कंफ्यूज करे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसके बगैर भी ये लिख दे, ठीक है। सिर्फ ये लिख दे एग्री, एग्री 8 फ्यूचर ऑफ 1 मिलियन साइज। लेकिन बेहतर है कि बाय सेल का वर्ड आपको याद, लाइन याद करवाई थी ना आपको, हाँ बेहतर है वो लाइन याद करें। क्या थी लाइन वाला? वो वाइस वर्सा वाली, पहले दिन याद करवाई थी। हाँ वो कुछ इस तरह का था। अच्छा बाबा याद कर लीजिएगा, ठीक है। वो लाइन एक लाइन है लेकिन लाजमी याद करनी है। आई क्या आपका कुछ पता नहीं है? नहीं, वो आपसे ये पूछ सकता है बताओ इसमें बाय करोगे कि सेल करोगे, कौन से वाला फ्यूचर लोगे, बाय वाला करोगे सेल? तो आपको पता होना चाहिए भाई बारो कर रहे हैं तो सेल करना है। अच्छा इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, कभी सेल आएगा कभी बाय आएगा, आपने बस वो लाइन याद कर लेनी है। वो लाइन को आपने चैलेंज नहीं करना कि ऐसा क्यों है, एक लाइन है ना, बस वो लाइन मेरे का। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन मेरी कोशिश होती है कंसेप्ट के साथ समझाऊं जहां तक हो, लेकिन कोई चीज ऐसी है जो कंसेप्ट टाइम जाया करता है, वहां पे रटा लगा लेना, तो वो उस लाइन का रटा लगा लेना है। याद है ना आपको? कौन सी लाइन थी भला? एक मिनट है, कोई एक स्टूडेंट बोल दे जरा। एक मिनट फिर से शुरू से बोलिएगा जरा, पढ़ के बता रहे हैं। अच्छा सेलर, एक्सपोर्टर, बोरोवर, सेल करेंगे क्या क्या? फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड बाय पुट ऑप्शन, एंड वाइस वर्सा आगे, ठीक है। वो आप देख लीजिए, ये लाइन याद कर लें। गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे करते हैं, कैसे? नंबर ऑफ फ्यूचर इनटू साइज ऑफ फ्यूचर, एग्री डेट माइनस और पीरियड ऑफ लोन, नेट पेमेंट कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगी, गेन ऑन नेट, वो सही सारा वो। ये पीरियड ऑफ लोन समझ रहे क्यों आया? क्योंकि लोन पार्शियल अमाउंट का है। ओ प्राइस टिक के जरिए से गेन या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय। लेकिन देखें ये साइज ऑफ फ्यूचर में डिवाइडेड बाय 10,000 के साथ लोन पीरियड को मल्टीप्लाई किया, ये 10,000 क्यों भला? हाँ वो पार्शियल पीरियड के लिए। पार्शियल टिक वैल्यू क्या होगी? डिवाइडेड बाय 10,000, लेकिन उसके साथ फिर लोन पीरियड को मल्टीप्लाई करना है। 10,000 के साथ लोन पीरियड को मल्टीप्लाई करना, जैसे ऊपर किया था, क्योंकि 6 महीने का ना, 6 महीने का तो 6। नंबर ऑफ टिक्स का फार्मूला क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 10,000, ये डिवाइडेड बाय 10,000, नंबर ऑफ टिक्स मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइडेड बाय 10,000, ये मल्टीप्लाई बाय 10,000, ठीक है जी। कभी कभी कहता है आखिरी कंसेप्ट, प्राइस ऑफ फ्यूचर। इंटरेस्ट रेट 6% है ना, कभी कभी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो इनडायरेक्टली देता है, जो एग्रीड रेट होता है ना, एग्रीड रेट इंटरेस्ट
फ्यूचर का एग्री डेट 6% है, तो एग्री डेट क्या लेंगे 6%। मैं अगर आपको बताऊं फ्यूचर का आज के दिन अगर आप फ्यूचर एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्री रेट 6% है, तो एग्री रेट कितना लेंगे 6%। और अगर मैं कहूं आज के दिन में फ्यूचर की प्राइस 94% है, सॉरी फ्यूचर की प्राइस 94 है, तो वो डिफरेंशियल जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना वो इंटरेस्ट है। कभी कभी वो डायरेक्ट इंटरेस्ट देगा, कभी प्राइस ऑफ फ्यूचर देगा। प्राइस ऑफ फ्यूचर का मतलब है उसने 100 में से लेस करके दिया। प्राइस ऑफ फ्यूचर 90 है, इंटरेस्ट ऑफ फ्यूचर कितना है? प्राइस ऑफ फ्यूचर 92 है फ्यूचर की, बस वैसे उन्होंने बोला फ्यूचर की प्राइस ये होगी फ्यूचर एग्रीमेंट। तो बाज़ औक़ात इंटरेस्ट रेट डायरेक्ट देगा, बाज़ औक़ात इनडायरेक्ट का मतलब क्या, प्राइस ऑफ फ्यूचर आपने 100 में से लेस करना, इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। कोई साइंस तो नहीं है ज्यादा। चले तो आज 2 टेक्निक्स हमने सीख ली। अगर आप कहें तो फ्यूचर वाला क्वेश्चन करवा दूं, क्या ख्याल है? करवा दें? आ जाए, हो जाए फ्यूचर वाला क्वेश्चन। शाबाश शाबाश, ये कमिटमेंट चाहिए आपसे। कह रहा है ऑन जनवरी 1, 2022 XYZ कंपनी प्लान्स टू बारो ₹57 मिलियन ऑन 1 अप्रैल। आज के दिन फैसला किया, लेकिन लोन कब लेना है? लेकिन परेशान है, आज प्राइस बढ़ सकती है। करंट स्पॉट काइबर रेट इज 7%। आज के दिन का इंटरेस्ट रेट क्या है? फॉर बोथ 3 मंथ एंड 6 मंथ का मतलब पता है क्या है? आज के दिन आप 3 महीने के लिए लोन लें तो भी 7% रेट लगेगा। आज के दिन अगर 6 महीने के लिए लोन ले फिर भी 7% रेट लगेगा। हमने कहा दोनों ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आज का इंटरेस्ट रेट है, हमने आज तो एग्रीमेंट करना ही नहीं साइन, समझे? आज तो एग्रीमेंट करना ही नहीं। स्पॉट रेट तो हमेशा फॉरवर्ड हो, फ्यूचर हो, ऑप्शंस हो, इररिलेवेंट होता है, सिवाय मनी मार्केट हेजिंग के, उसमें कन्वर्ट करना होता है। अब पता चल गया होगा आपको क्यों बोला करता था मैं। ये तो इररिलेवेंट है। और आज के दिन करंट काइबर मतलब इंटरेस्ट रेट, करंट अप्रैल काइबर फ्यूचर प्राइस इज द सेम। ये खेल गया। कह रहा है जो अप्रैल में जो फ्यूचर होगा, फ्यूचर मतलब ये जो हेजिंग एग्रीमेंट है, फ्यूचर का मतलब क्या है? कहता है आज के दिन अगर आप हेजिंग एग्रीमेंट करें ना तो आपको क्या रेट मिलेगा? ये लाइन पढ़ के देखे, समझ आती है? करंट अप्रैल, करंट का मतलब क्या? आज के दिन अगर आप एक्चुअल एग्रीमेंट लोन लें, आज के दिन लोन लें तो ये रेट लगेगा। और आज के दिन अगर फ्यूचर एग्रीमेंट करें तो भी कह रहा है प्राइस इज द सेम 93। क्या मतलब? एक उसने एक्चुअल रेट दिया आज के दिन का, एक उसने हेजिंग का रेट दिया। हमारे लिए एक रेलिवेंट है, एक इररिलेवेंट। चाहे दोनों सेम है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन से स्टूडेंट का ख्याल है कि आज के दिन में हमारे लिए ये वाला रेट एग्रीमेंट है, ये नहीं ये वाला रेट रेलिवेंट है? क्यों? आज के दिन हमने एक्चुअल लोन एग्रीमेंट नहीं करना, आज के दिन हमने हेजिंग एग्रीमेंट करना है। हेजिंग का रेट रेलिवेंट है, एक्चुअल लोन का रेट रेलिवेंट। ये बात समझ आ रही है? पक्का? ओके, चलिए आइए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए। व्हाट इज टू बी हेज्ड? व्हाट इज टू बी हेज्ड? बोरोइंग ऑफ ₹57 million after 3 months for 6 months through future। इसमें मैं लिख लूं 3V9 वगैरह, वो तो फॉरवर्ड में था। फॉरवर्ड ये फ्यूचर है, वो FRA था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ये फ्यूचर थ्रू फ्यूचर। डन जी, ये सिंपल ही आएगा। डिस्काउंटिंग फॉरवर्ड डेट एग्रीमेंट में होती है, फ्यूचर में नहीं होती। ये सूल याद रखना, फॉरवर्ड एग्रीमेंट।
नंबर ऑफ फ्यूचर कितने हैं जी, कितने? 57 मिलियन 10 इज इक्वल टू 5.7, दैट इज 6। राउंडेड ऑफ क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होता है, ऑप्शन भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी में होती है, फॉरवर्ड फ्रैक्शनल क्वांटिटी भी कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? तो सेटअप स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या होगी? बाय है कि सेल है? ना ना, उधर असूल देखे क्या है, कॉमन सेंस नहीं। बाय सेल में कॉमन सेंस नहीं लगानी, जो असूल रटा लगवाया है एक लाइन वाला, वहां क्या लिखा हुआ है? सेलर, एक्सपोर्टर और बारवर, सेल फॉरवर्ड फ्यूचर। तो ये सेल फ्यूचर आया ना, सेल फ्यूचर आ गया। सेल कितने फ्यूचर एग्रीमेंट? 6 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ऑफ 10 मिलियन एट द रेट ऑफ 7%। देखिए सही स्ट्रेटजी लग गई है। वो फॉरवर्ड था, वो फॉरवर्ड था, ये फ्यूचर है। वो रेट सेम था, वो सेंटेंस सेम है, सेंटेंस सेम है, ठीक है। इधर क्या बाय होगा? हाँ उधर सेल, हाँ ठीक। चले ये इसको कर लेते हैं, इसको ओहो, जहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो क्या करना है? एग्री, एग्री, एग्री कर ले, ठीक है। इसको कंफर्म कर देता हूं मैं आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या? अब क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, साइन कर दो। क्या करो? सो जाओ, 3 महीने बाद उठो। हाउ शुड XYZ कंपनी हैज द इंटरेस्ट रेट रिस्क यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स? ये हमने बताया, ये कौन सा वाली रिक्वायरमेंट है? हाउ शुड कंपनी हैज, हाउ शुड कंपनी हैज, हाउ शुड कंपनी हैज, स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Calculate the total factoring borrowing cost if on 1 April the 3-month and 6-month spot Kaiba rate is 6.5% and the April 30 20 future price is also same 93.5। क्या कह रहा है? इफेक्टिव बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो, इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करो। अगर क्या होता है, 1 अप्रैल को 3 मंथ 6 मंथ इंटरेस्ट रेट, यानी 1 अप्रैल को अगर आप 3 महीने के लिए लोन लें तो भी रेट 6.5% है, और 6 महीने के लिए लोन लें तो भी रेट 6.5% है। अगर दोनों फर्क हो जो आई क्या फर्क देगा एग्जाम में, तो बताइए 3 महीने वाला उठाएंगे एक्चुअल काइबर रेट के 6 महीने वाला। अब देखिए, अब ये 3 महीने बाद वाली डेट आ गई है। अब पहले भी उसने 2 रेट दिए थे, एक एक्चुअल एक हैजिंग वाला। स्टार्ट में हमारे लिए उस वक्त कौन सा रेलिवेंट था? क्योंकि उस वक्त हमने हैजिंग करनी थी, एक्चुअल लोन नहीं लेना था। अब 3 महीने बाद भी उसने 2 रेट दिए हैं, एक काइबर एक्चुअल रेट दिया है इंटरेस्ट रेट, और एक हैजिंग वाला इंटरेस्ट रेट दिया है। अब हमारे लिए कौन सा रेलिवेंट है? क्योंकि अब हमने लोन साइन करना है, अब हैजिंग दोबारा थोड़ी करनी है। तो यहां पे भी 2 रेट दिए हैं हमारे लिए, अब कौन सा रेलिवेंट है? हालांकि दोनों सेम है लेकिन क्लियर रहे क्योंकि फर्क देगा एग्जाम में। यहां पे हमने बताइए अब 3 महीने बाद काइबर रेट उठाना है के फ्यूचर का रेट, काइबर चाहे सेम है इस क्वेश्चन में वो अलग बात है, लेकिन अगर फर्क हो तो कौन सा रेट उठाएंगे? क्योंकि अब 3 महीने के बाद आपने क्या करना है? एक्चुअल लोन एग्रीमेंट करना है। अब मैं फैसला कर लूं मेरे लिए ये फायदा है कि नुकसान है, गेन है कि यही साइन कर। अच्छा, मार्केट में सारे 6.5% लोन पे कर रहे होंगे, हम 7% का, तो ये क्या हुआ? लॉस हो गया। ये क्या हो गया? लॉस हो गया, लॉस।
ये पता चल गया लॉस है कितना हुआ, नंबर ऑफ फ्यूचर 6 इनटू साइज ऑफ फ्यूचर क्या है 10। ठीक है जी, 10 मिलियन इनटू एग्रीड रेट माइनस मार्केट रेट कितना है जी, 0.07 माइनस 0. और देखिए इसके साथ क्या पीरियड है, पीरियड है, फॉर्मेट में पीरियड था, देखे 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 देखे, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर गेन या लॉस के साथ पीरियड ऑफ लोन है, क्यों है, जो पिछले हमने एक्सचेंज रेट करते रहे हैं और कमोडिटी उसमें तो नहीं था, इधर क्यों है, टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि ये 6 महीने लोन का है, फॉर 6 मंथ। ठीक है, कितना आया 150,000। अब एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट, अब ये मार्क, ये कौन सी सेटलमेंट होगी एक्चुअल रेट पे, एक्चुअल कितना है 57 मिलियन इनटू मार्केट रेट 0.065 कितना 185,2500। गेन है कि लॉस है, लॉस ऐड हो जाएगा, कितना है जी, कितना आ गया नेट पेमेंट, क्या है, एक मिनट, एक सेकंड बोले, 2002500। जरा कैलकुलेट करें, इफेक्टिव रेट कितना है, नेट पेमेंट यानी 2002500 डिवाइडेड बाय 57 मिलियन, कितना आया, एग्जैक्ट बताएं, एग्जैक्ट आ गया, कितना आया, परसेंटेज में कर दे, 7 पॉइंट कितना 7.02 और 03, माफी दे दिया करे राउंडिंग ऑफ की। भाई ये परफेक्ट क्यों नहीं आया, क्लोज है, परफेक्ट क्यों नहीं, राउंडिंग ऑफ की है। ये जरा एक दफा सॉल्यूशन के साथ भी मैच कर लें हम, 2002500, तो फ्यूचर भी समझ आ गया, रेट की सिलेक्शन समझ आई कब करनी है, टी नॉट पे हमने हैजिंग एग्रीमेंट करना है, तब हमारे पास हैजिंग वाला रेट अहम है, T1 पे एक्चुअल लोन एग्रीमेंट करना है, तब हमारे लिए कौन सा रेट अहम है, इंटरेस्ट रेट, काइबर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, एक लाइबर भी होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर, इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं, और कल आपने मुझे एक सवाल का जवाब देना है, काइबर एग्रीमेंट बैंक के साथ किया, काइबर प्लस 200 बेसिक पॉइंट्स, और काइबर है 10%, काइबर होता है असल में, आपको कंसेप्ट बता दूं अगर आधा मिनट दे मुझे, कि कराची इंटरबैंक ऑफर रेट ये होता है, बाजू का ऐसा होता है दुकानदार में सामान खत्म होना, साथ वाली दुकान से सामान लेके कस्टमर को दे देते हैं, ऐसा ही है, लेकिन अगर कस्टमर को 100 रुपए का दिया है ना, तो एक दूसरे को वो 100 से कम रेट देते हैं, जैसे 95, बात समझ रहे हैं, ये इंटरबैंक ऑफर रेट है, यानी बैंक एक दूसरे को 10% पे देंगे, कस्टमर को वो ये ऑफर नहीं करते,
यहाँ पे उसने ये अज्यूम किया है कि कस्टमर को भी उसने यही रेट, बाजू का लिखा होगा कि रेट है मार्केट का काइबर प्लस 200 बेसिक पॉइंट्स और काइबर है 10%। 200 बेसिक पॉइंट का मतलब है 2% ऐड कर दो तो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा। प्रैक्टिकली याद रखे, एग्जाम में आसानी के लिए उसने काइबर रेट ही आपको बोला है कि ये यही एक्चुअल रेट है मार्केट का। प्रैक्टिकली काइबर कभी, ये इंटरबैंक रेट होता है, कस्टमर को जो रेट देते हैं वो ऐड करते हैं। 1% ऐड करना तो क्या कहते हैं, हमने 100 पॉइंट्स ऐड किए। 2% 1.5% ऐड करना हो तो क्या कहेंगे भला। तो प्रैक्टिकली जो एग्रीमेंट होता है उस पर लिखा होता है, ये एग्रीमेंट पढ़ा भी हुआ है, और लिखा था काइबर प्लस 150 बेसिक पॉइंट्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो बैंक का आपस का रेट होगा, और ये काइबर डेली चेंज होता है, डेली चेंज। बारह ये प्रैक्टिस की बातें थी, कैलकुलेशन सारी समझ आ गई। चलिए इस बुक के इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ये भाई शेयर कर देंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। डन, 3-4 होंगे। फॉर्मेट भाईजान ऑनलाइन वाले बच्चे भी कहा था याद करवा देना आज, ठीक है, जुम्मे के बाद इंशाल्लाह। डन जी, ओके। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।